गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आज अपने इस क्लास में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 16 अपने कर लिया, इसके बाद आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। देखो, चैप्टर नंबर 17 हमें बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के समक्ष अब क्या करेंगे, हम कार्यवाही को स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर में आप समझना क्या क्या चीजें हमें बताई है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास मैटर आया, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यस, अपराध बन रहा है या अपराध नहीं बन रहा है और ऑफेंस सम्मन मैटर है तो सम्मन निकाल देगा, वारंट मैटर है तो सम्मन या वारंट दोनों निकाल सकते हैं। और तो और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे किसी एक्यूज्ड को पर्सनल कोर्ट में बुलाना चाहिए तो वो एक्यूज्ड को पर्सनल बुला भी सकता है। और तो और अगर उसे लगता है कि नहीं, मुझे एक्यूज्ड को छूट दे देनी चाहिए, वो कोर्ट में भले ना आए, अपने एडवोकेट को प्रेजेंट कर दे, देन वो भी कोर्ट कर सकते हैं। और तो और हमें बताया है कि जो स्पेशल मैटर होते हैं, जो पिटी ऑफेंसेस होते हैं, छोटे मामले जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें विशेष सम्मन, पिटी ऑफेंसेस में स्पेशल सम्मन भी जारी किया जा सकता है। कुछ ये चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। टोटल 227 से लेके 233 तक सेक्शंस है। इस चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। देखो, आज जो मैं आपको बता रही हूँ इससे हमारे प्री के क्वेश्चंस हैं और इसी से हमारे कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी निकलते हैं। ये चैप्टर करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चार्ज वाला करेंगे और उसके बाद हमारी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। ट्रायल्स को मैं याद करने का आपको वे बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी से हम क्या कर सकते हैं, इन सेक्शंस को जो ट्रायल्स के हैं वो याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर्स में बीएनएस के चैप्टर्स को याद करने की ट्रिक बताई थी, वैसी ही एक स्टोरी हम सेशन ट्रायल में, वारंट ट्रायल में, समन ट्रायल में और इन समरी ट्रायल्स में पढ़ेंगे। तो आगे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सब्सक्राइब को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, या अगर आप व्हाट्सएप एमडी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट ऐड हो जाइए। और तो और अपना एक सेलिब्रेशन बैच चल रहा है जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगी। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरीके के नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सेक्शन नंबर 227 कहता है इशू ऑफ प्रोसेस, कि जो हमने आदेशिकाएं जारी की है उनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि आदेशिकाओं को जारी किया जाना। सुनना कि यदि किसी अपराध का संज्ञान कॉग्निजेंस लेने वाले मैजिस्ट्रेट की ओपिनियन है, कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और मामला प्रतीत होता है कि वो सम्मन मामला है, तो मैजिस्ट्रेट उसके लिए सम्मन जारी कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है मैटर वारंट मैटर है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, सम्मन या वारंट दोनों जारी कर सकता है। कि जब कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट को लगा सम्मन मैटर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सम्मन ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैटर जो है वो वारंट मैटर है, देन वो उसमें सम्मन भी जारी कर सकता है और इसमें वारंट भी जारी कर सकता है। तो ये चीज हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 227 सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि अगर सम्मन मैटर है तो सम्मन जारी करो, वारंट मैटर है तो सम्मन और वारंट दोनों जारी करो। अब देखो, बात करते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड कहता है कि अगर आपको सम्मन और वारंट जारी करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेज सकते हो, लाइक आप व्हाट्सएप पे, मेल पर भी क्या भेज सकते हो, सम्मन और वारंट भेज सकते हो, बशर्ते कि सम्मन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं। देन सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसेक्शन 2 कहता है सबसेक्शन 1 को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन की विटनेसेस की लिस्ट नहीं आ जाती, कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों की सूची दाखिल होने तक सबसेक्शन 1 के तहत आरोपी के अगेंस्ट सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे पास प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की लिस्ट नहीं आ जाती तब तक कोर्ट सम्मन या वारंट जारी नहीं करेगा। नो सम्मन्स और वारंट शैल बी इशूड, क्या कहा, नो सम्मन
or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of the prosecution witness has been filled. जब तक वो हमारे पास लिस्ट जमा नहीं हो जाती तब तक सम्मन और वारंट जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब लिखित रूप में कोई परिवाद पर कोई कार्यवाही शुरू की गई है सबसेक्शन 1 के तहत, तब प्रत्येक सम्मन या वारंट के साथ ऐसे परिवाद की कॉपी देनी होगी। जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिटन में कंप्लेंट दी है, लिखित परिवाद दिया है, तो लिखित परिवाद वाली एक कॉपी सम्मन या वारंट के साथ देनी पड़ेगी कि इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint। तो कंप्लेंट के साथ हमें सम्मन और वारंट के साथ कंप्लेंट की कॉपी देनी पड़ेगी। ये कंप्लेंट जब हमारे पास रिटन फॉर्म में आया है, मजिस्ट्रेट के पास रिटन फॉर्म में आया है तब। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, सुनो, जब तक फीस नहीं पे करोगे हम तब तक सम्मन या वारंट जारी ही नहीं करेंगे। और तो और जब हमने आपको क्लियर कह दिया कि आप इस प्रोसेस के लिए कुछ फीस होगी आपको जमा करवानी पड़ेगी, आप नहीं करवाते तो हम आपकी एप्लीकेशन को, परिवाद को रिजेक्ट भी कर देंगे। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि मुझे जस्टिस दिलाओ, केस उसने किया, तो सामने वाली पार्टी को बुलाने में, सामने वाली पार्टी को आने में जितना भी खर्चा लगेगा वो उस पर्सन को देना पड़ेगा जिसने केस किया है, जिसने वाद दाखिल किया है। अब अगर आपको कहने के बावजूद भी आप फीस पे नहीं करते हो, देन मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि आपकी परिवाद को, आपकी कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। कि जब किसी भी समय लागू कानून के तहत कोई प्रक्रिया, शुल्क मतलब फीस या अन्य शुल्क है, तो शुल्क का भुगतान होने तक कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी। जब तक आप हमें पे नहीं कर दोगे तब तक हम उस प्रोसेस को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। और तो और यदि फीस उचित समय के भीतर भुगतान या पे नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, आपके परिवाद को रिजेक्ट कर देगा, खारिज कर देगा। कि when by any law or the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid। जब तक फीस जमा नहीं हो जाती तब तक हम काम नहीं करेंगे। If such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint। मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। देन सबसेक्शन 5 कहते हैं इस धारा की कोई भी बात धारा 90 के प्रावधानों पर इफेक्ट नहीं डालेगी। अब धारा 90 क्या है, याद करो हमने पढ़ा था सम्मन के स्थान पर वारंट भी जारी किया जा सकता है। जब जब मजिस्ट्रेट को लगता है, उसकी ओपिनियन है कि मुझे इस मैटर में सम्मन जारी नहीं करना चाहिए क्योंकि सम्मन जारी करूंगा तो व्यक्ति ना तो आएगा, ऑलरेडी फरार होने की कोशिश में, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस केस में वारंट भी जारी कर सकता है। तो वो सेक्शन अपना अलग एग्जिस्टेंस रखेगा, ये सेक्शन अपना अलग एग्जिस्टेंस रखेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। तो सेक्शन 90 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 227 हमें कहता है इश्यू ऑफ प्रोसेस की कोर्ट को लगता है सम्मन मैटर है तो सम्मन जारी करे, वारंट मैटर है तो सम्मन या वारंट जारी करे। और तो और लगता है कि हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से सम्मन वारंट जारी कर सकते हैं, देन भी किया जा सकता है। अगर कोई रिटन में कंप्लेंट है तो उसके साथ परिवाद की एक कॉपी देनी पड़ेगी, सेक्शन 90 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो बात सुनो, सेक्शन 228 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी आता है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है। देखो 228 कहता है कि व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। व्यक्तिक हाजिरी का मतलब होता है पर्सनल अपीयरेंस, कि कोर्ट को लगता है कि मुझे उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट केस किया है बुलाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को लगता है अगर जरूरत नहीं है तो वो उसको नहीं भी बुला सकती। और तो और अगर कोर्ट को लगता है कि वो अपने एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंट हो सकता है तो कोर्ट उसे बता सकती है कि तू सिर्फ अपने वकील को भेज दे, तेरे को आने की जरूरत नहीं है। कि मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, अभियुक्त को आने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई मैजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है
तो वह उसे ऐसा करने का कारण लिखता है। तो आरोपी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसे अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। जब सम्मन जारी करेगा तो उसी में ही मैजिस्ट्रेट इस चीज को नोट डाउन कर देगा कि तू मत आ, तू अपने वकील को भेज दे कि whenever a magistrate issue a summon, he may, if he sees a reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his advocate। यहाँ पे देखो सिर्फ सम्मन वर्ड का यूज किया गया है, वारंट वर्ड का यहाँ यूज नहीं किया गया है, क्योंकि वारंट में डायरेक्ट हम एक्यूज्ड को पकड़ कर ही लेके आते हैं। सम्मन में तो हम उसे एक नोटिस देते हैं, एक तरीके का कोर्ट का बुलावा होता है कि आप इस टाइम पे इस जगह पे आ जाइए, आपके अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो सम्मन में हम उसे एक तरीके की सूचना पहुंचाते हैं जो उसके विरुद्ध है। वारंट में हम उस व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट भी करने का प्राधिकार रखते हैं, डायरेक्ट उसे अरेस्ट इसमें किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सम्मन वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहते हैं लेकिन मामले की जांच या सुनवाई करने वाला मैजिस्ट्रेट अपने विवेक से कार्यवाही की किसी भी स्टेज पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का डायरेक्शन दे सकता है और यदि आवश्यक है तो वह दिए गए तरीके से उसकी उपस्थिति को लागू भी कर सकता है। कोर्ट के पास दोनों पावर है, उसको लगता है छूट देनी चाहिए तो कोर्ट छूट भी दे सकता है, उसको लगता है कि नहीं इस एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए तो वो उसको बाउंड भी कर सकता है कि आप कोर्ट में आइए और अपने अपने डिफेंस में जो बात है वो बोलिए। तो 228 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनल अपीयरेंस की बात करते हैं। देन बात करते हैं 229 कहता है स्पेशल सम्मन। अब स्पेशल सम्मन हम किस केस में दे रहे हैं? पिटी ऑफेंसेस में दे रहे हैं, छोटे अपराधों के मामलों में दे रहे हैं। अब सुनना, ये सेक्शन हमें ये भी क्लियर कर देगा कि छोटे मैटर एक्चुअल में होते कौन से हैं। छोटे मैटर में जो स्पेशल सम्मन जारी किया जाता है उसमें क्या प्रोसेस होता है, सुनना कि यदि किसी छोटे अपराध का कॉग्निजेंस लेने वाले मैजिस्ट्रेट की राय है कि 283 या 284 के तहत उसे शॉर्ट में निपटाया जा सकता है तो मैजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के विपरीत राय होने पर एक्यूज्ड को एक सम्मन जारी करके निर्दिष्ट तिथि पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने या अगर उसे लगता है कि उसको आने की जरूरत नहीं है वकील को भेज दे तो वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि वे मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप के लिए दोषी होना स्वीकार करना चाहते हैं तो वह निर्दिष्ट तिथि के समक्ष प्रेक्षित करने के लिए सम्मन जारी कर सकते हैं। देन वो क्या करेगा, डाक द्वारा या ऐसे बाय पोस्ट मैजिस्ट्रेट को लिखित रूप में उक्त दलील और सम्मन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि या वकील के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं तो वकील के माध्यम से आरोप के दोषी होने ठहराना चाहते हैं तो वह वकील के माध्यम से जुर्माने की राशि और अपना डिफेंस पेश कर सकता है। कि ये सबसेक्शन 1 हमें क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी पिटी ऑफेंसेस की बात है, छोटे अपराधों की बात है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हम इसकी समरी ट्रायल कर सकते हैं, छोटे तरीके से प्रोसीजर को अपना के हम मैटर को जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, एक स्पेशल सम्मन जारी करेगा। अब स्पेशल सम्मन जारी करने के बाद कोर्ट को लगता है कि वो खुद आ जाए तो कोर्ट खुद भी उसको बुला सकता है, कोर्ट को लगता है वकील के माध्यम से आए तो वकील भी आ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट जब उसे स्पेशल सम्मन बाय पोस्ट भेज रहा है तो वो सामने वाला एक्यूज्ड खुद प्रेजेंट ना होके अपना डिफेंस और जो भी जुर्माने की राशि है वो कोर्ट में बाय पोस्ट भेज सकता है। लेकिन एक्यूज्ड को लगता है कि मैं अपना वकील भेज दूंगा तो वकील के माध्यम से अपना डिफेंस और जो जुर्माने की राशि है वो वकील के माध्यम से भी कोर्ट में भेज सकता है। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने स्पेशल सम्मन में उस एक्यूज से क्या चाहता है कि वो आए या ना आए। तो सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है जुर्माने की राशि हम बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड से हमारा प्री का क्वेश्चन है कि ऐसे सम्मन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। अब 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, इसका क्या रीजन है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी स्पेशल सम्मन जारी किया जाता है छोटे मैटर्स में तो उसमें जो जुर्माने की राशि है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कि प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच सम्मन शैल नॉट बी एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि
स्पेशल समन में जुर्माने की राशि कितनी हो सकती है? 2000, 3000, 5000, 6000। तो आपको याद रखना है 5000 रुपीज हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है कि छोटे अपराध का मतलब क्या है। पिटी ऑफेंस हम किसे कह सकते हैं? देखो, इस धारा के पर्पस के लिए छोटे अपराध में कोई अपराध जो केवल 5000 रुपए से अनधिक के जुर्माने की राशि तक दंडनीय हो सकता है। पिटी ऑफेंसेस कौन से हैं? ऐसे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है? 5000 रुपीज तक हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि स्पेशल संबंध में जुर्माने की राशि 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पिटी ऑफेंसेस होते ही वो हैं जिनमें 5000 रुपीज तक की पनिशमेंट होती है। अब 5000 रुपीज तक की पनिशमेंट वाले पिटी ऑफेंस होते हैं। दूसरा कहते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस भी एक पिटी ऑफेंस माना जाता है। अब शामिल नहीं है जो दोषी व्यक्ति की अनुपस्थिति में दोषी व्यक्ति को दोषी ठहराने का प्रावधान करता है। तो पिटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? दो बातें याद रख लो, जिनमें पनिशमेंट 5000 रुपीज तक होती है, और तो और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो भी पिटी ऑफेंसेस छोटे अपराध माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो, सबसेक्शन 3 कहते हैं कि जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 359, अभी 359 क्या है? 359 बीएनएसएस डील करता है ऑफेंस का शमनीय होना। ऑफेंस जो है समझौते लायक कौन कौन से हैं, वहां पर हमें ऑफेंसेस की लिस्ट दे दी कि ये ऑफेंस माफी योग्य माने जाएंगे। अब सबसेक्शन 3 हमें कहते हैं जब भी कोई ऑफेंस 359 सेक्शन की कैटेगरी में आता है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैजिस्ट्रेट को ये पावर दे सकती है कि उन ऑफेंसेस की ट्रायल पिटी ऑफेंसेस की तरह कर सकती है। उन ऑफेंसेस को पिटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में मान सकती है। किन ऑफेंस को? जो 359 में दे रखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मैजिस्ट्रेट को किसी अपराध के संबंध में सबसेक्शन 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है, और जो धारा 359 के तहत समझौता योग्य है या 3 से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं है, या जुर्माना, या दोनों में, तब मैजिस्ट्रेट की राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देन जस्टिस पूरा हो गया है, तो उन सेक्शंस को इन पिटी ऑफेंसेस की तरह भी डील कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज, 359 के सेक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं? पिटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में डील कर सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि जब अपने एमडी लॉ क्लासेस को 19 जनवरी को 3 साल कंप्लीट हो गए थे, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से जो बैचेस है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच अपने 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब 14 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन अब कंटिन्यू चल रहे हैं। अब ये जो रजिस्ट्रेशन अपने कंटिन्यू चल रहे हैं, इसमें अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो अपने कवर करने वाले हैं वो 14 मेजर सब्जेक्ट्स है, 14 माइनर 7 मेजर सब्जेक्ट है, 7 माइनर सब्जेक्ट है। ये बैच आपको टोटल एमडी लॉ क्लासेस को 3 साल पूरे होने की खुशी में ये कंप्लीट आपको 80% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस इसमें रहने वाली है, नोट्स इसमें रहने वाले हैं, टेस्ट सीरीज इसमें रहने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास इसमें रहने वाली है। ये जो लॉ के सब्जेक्ट्स अपने पढ़ने वाले हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल को फोकस करते करने वाले हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखो, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपी, एनआई, लिमिटेशन, प्रोबेशन, पॉक्सो, डीवी, जेजे एंड एसआरए, ये 14 सब्जेक्ट्स हम इसमें करने वाले हैं। अब ये 14 सब्जेक्ट्स 80% ऑफ करके आपको सिर्फ और सिर्फ फीस 9,999 रहने वाली है। इस कंप्लीट फीस में हम 7 मेजर और 7 माइनर एक्ट पढ़ने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। प्लस अगर आप चैनल के मेंबर हो तो ये फीस सिर्फ आपको 8,000 रुपीज पे करनी है।
देन आपको ये फीस भी पे ना करके सिर्फ 8,000 फीस पे करनी है, जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट मिल रहे हैं मेजर प्लस माइनर के। हर एक स्टेट की जुडिशरी को फोकस करते हुए जो कॉमन सब्जेक्ट हमारे पास आए हैं वो सारे सब्जेक्ट हम इसमें करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, हाफ सीट फिल हो चुकी है, टोटल 30 सीट्स ही है, तो आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 14 फरवरी से ही अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। मॉर्निंग इवनिंग एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट हम करेंगे। लगभग 8 to 10 मंथ्स का ये हमारा बैच रहेगा। इस कंप्लीट जुडिशरी के बैच में ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट मिल रहा होगा, उस कॉन्टेक्ट से आप हमें बात कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, फीस सबमिट कीजिए और अपनी सीट को बुक कीजिए। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी थी उसके लिए लाइक और कॉमेंट जरूर करना है। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो बहुत ज्यादा फीस पे करके कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो इस नॉमिनल फीस में वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।